तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिहारी रीडर। तो भाई जैसा कि अभी तक हमने कितने लॉस कर लिए, 4 लॉस कर लिए, चारों के वीडियोस हमने डाल चुका है। आज हम करने जा रहे हैं अपना 5वां लॉ, जो द डायरी ऑफ सीईओ रिटन बाय स्टीवन बार्लेट। वो अपना 5वां लॉ एक्सप्लेन करेंगे और उनने जो एक्सप्लेन किया है वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सो स्टे ट्यून, इस वीडियो में लगे रहो, पूरा एंड तक देखना, तभी तुम्हें लॉ 5 समझ में आएगा, क्योंकि लॉ 5 बहुत कुछ कहता है, ठीक है। मतलब इट हैज अ न्यूमरस फैक्ट्स एंड डिटेल्स जो कि तुम्हें पता होनी चाहिए। एज अ बिजनेसमैन, एज अ नॉर्मल पर्सन, तुम्हें लाइफ में उसको इंप्लीमेंट करना आना चाहिए, ठीक है। दोस्तों, लॉ 5 क्या कहता है? लॉ 5 द डायरी ऑफ सीईओ ये कहता है कि यू मस्ट लीन इन टू द बिहेवियर बिहेवियर। इसका मतलब ये है कि तुम जिस चीज में अपना फुल मोटिवेशन दे रहे हो उस काम को पूरा करो, ठीक है। और जिस चीज में अपना तुम कुछ भी नहीं दे रहे उस काम को छोड़ दो। सीधी बात है, जो तुम्हें आता है उसमें लीन इन, जो तुम्हें नहीं आता उसमें लीन आउट, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इसके अंदर ये बता रखा है ऑथर ने, स्टीवन बार्लेट जिन्होंने लिखा है, वो 3 सक्सेसफुल बिजनेस चला चुके हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये लिखा है कि दिस लॉ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी सक्सेसफुल कंपनी आई हैव एवर बिल्ट। जो उन्होंने बिल्ड किया है, मैंने नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं। सो it teaches you how to stay in forefront with a rapidly changing world we live in, how to capitalize on change, and how to avoid being left behind of any of the incoming technological revolutions. इसके अंदर सीधी सीधी बात ये गई है, मैं तुम्हें आसान शब्दों में समझाता हूँ ना। सेम ये बुक लैंग्वेज समझ के क्या करोगे? तो देखो, ये बात की है कि अगर तुम्हारे कभी कंट्री में या तुम्हारे आसपास के इन्वायरमेंट में कोई भी टेक्नोलॉजिकल चेंज आता है या कोई भी चेंजेस आते हैं, तो तुम्हें उसको अडेप्ट करना है, उसके साथ खड़े रहना है, सामने डट कर खड़े रहना है, ठीक है। लाइक अ डिफेंसिव वॉल, जैसे वॉल्स होती है ना, तुम्हें बचाती हैं हर रूम के एरिया से, जो भी तुम्हारा है एरिया, उसे वॉल्स बचाती हैं। हर एक कंट्री को वॉल बचाती है, उनका एक बाउंड्री होता है। वैसे ही तुम्हें हर एक सिचुएशन में फोरफ्रंट होकर खड़े रहना है, हर एक सिचुएशन को डट के सामना करना है। ये बताना चाहता है लॉ 5, ठीक है। तो बेसिकली हम इस चीज में, इस लॉ में सिर्फ 2 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ कितनी चीज? 2 चीज। तो 2 चीज क्या है कि हाउ टू गेट लीन इन समथिंग एंड हाउ टू गेट लीन आउट समथिंग, ठीक है। तुम्हें किसी चीज में कैसे घुसना है और किसी चीज में कैसे बाहर निकलना है, ठीक है। लीन इन एंड लीन आउट। गाइस, इसके अंदर ना एक फेमस स्टोरी है भाई। उनके एक बिजनेसमैन है, एक सीईओ है, जिसने क्या किया भाई। तुम्हें तो सीईओ तो पता है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हर एक कंपनी का होता है, वही सीईओ। तो सीईओ इसके अंदर क्या बोलना चाहता है कि एक सीईओ है जिनका ना, मतलब वो एक म्यूजिक ब्रांड चलाते थे, ठीक है। तो वो ना म्यूजिक ब्रांड सीडी के रूप में बेचते थे, ठीक है। पहले म्यूजिक सीडीज की फॉर्म में आता था। तो वो बोलते हैं कि लोगों को गाने सुनना बहुत पसंद थे उस समय, तो वो चीजें सीडी की फॉर्म में देते थे, ताकि लोग जब लाइन लगाने जाते थे और फिर उससे खरीदते थे और फिर घर पे जाके गाना सुनते थे। तो धीरे धीरे लाइफ में चेंजेस आई, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आई। तो लोगों ने क्या देखा, मतलब उस सीईओ ने क्या देखा कि लोगों को गाने तो पसंद है, पर उस लाइन में लगे रहना, वो सेम सीडी खरीदना, घर जाके सीडी डीवीडी प्लेयर खरीदना, घर जाके ये करना वो करना, उनको वो बहुत बड़ा झंझट लग रहा था, ठीक है। तो इस चीज को कम करने के लिए भाई एप्पल महाशय जी आ गए। अब भाई एप्पल ब्रांड को तो कौन नहीं जानता। तो एप्पल ब्रांड ये सजेस्ट करता है कि जो एप्पल ब्रांड है ना, उन्होंने अपना ऐप लॉन्च किया आईट्यून्स। आईट्यून्स तुमने भी जानते होगे, जो लोग एप्पल यूज करते हैं उनमें आईट्यून्स होता है, और जो लोग एंड्रॉइड यूज करते हैं वो मेरी तरह है, ठीक है, स्पॉटिफाई। तो आईट्यून्स क्या था, उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया कि अब लोग गर्मी हो, बरसात हो, घर पे बैठे हो, चाहे ट्रैफिक में हो, कहीं पे भी गाने सुन सकते हैं। तो ठीक है, इससे क्या पता लगता है तुम्हें कि जो स्टीव जॉब्स हैं, जो एप्पल के को फाउंडर है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ढूंढा कि मार्केट में गैप कहाँ है। मार्केट का गैप ढूंढो, उसको फाइंड आउट करो, उसको टैप करो, उसके ऊपर वर्क करो, और बस तुम्हारा बिजनेस वाह वाह। और वो सीडी वाले का बिजनेस था, जो सीईओ थे उसके, उनको पड़ गया घाटा। अब वो उनको क्यों पड़ा? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के अनुसार नहीं चल पाए। उनके अंदर जो कैपेसिटी थी ना, मतलब जो एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने की कैपेसिटी है, वो है ही नहीं। तो भाई वो कंपनी चलेगी कैसे? तुम खुद सोचो यार, तुम खुद एक बार एनालाइज करो इस बात को। गाइस, आपने एनालाइज कर लिया होगा, अब मैं देखो बताता हूं क्या। इसमें ना हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉग्निटिव डिसोनेंस। क्या है? कॉग्निटिव डिसोनेंस। अभी ये वर्ड क्या था, क्या है भाई? आपने तो भैया ऐसा वर्ड बता दिया, अब मैं क्या करूं इस वर्ड का, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो देखो, कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या है? कॉग्निटिव डिसोनेंस इज अ वर्ड। ये क्या बताता है कि फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि ऐसे डेफिनेशन में पढ़ दूंगा, डेफिनेशन नीचे नीचे लिखी हुई है, वो मैं पढ़ दूंगा, तुम्हें समझ में आएगा नहीं। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। कॉग्निटिव डिसोनेंस ये कहता है, फॉर एग्जाम्पल यू आर स्मोकर, तुम स्मोकर हो, फूकते हो सुट्टा?
नहीं भी फूकते तो अच्छी बात है, कभी मत फूकना, ठीक है। हाँ, इट इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। बट देखो, अगर तुम स्मोकर हो तो तुम एक डिसोनेंट पर्सन हो, तुम्हें पता है कि स्मोकिंग इज मतलब स्मोकर हो तुम, तो स्मोकिंग क्या है, गलत काम है, ये डिसोनेंस हुआ तुम्हारा। अब तुम्हें पता है वो गलत काम है, वो क्या हुआ, वो हुआ तुम्हारा कॉग्निटिव डिसोनेंस। मतलब देखो, तुम स्मोकिंग करते हो, इट्स गुड, ये तुम्हारा डिसोनेंस है, पर तुम्हें ये भी पता है कि वो हार्मफुल है, तुम्हारे हेल्थ के लिए इंजूरियस है, तो वो भी तुम्हें पता है, तो ये क्या है, कॉग्निटिव डिसोनेंस। मतलब इसका मतलब है तुम्हें वो चीज़ करने में मज़ा आ रहा है, पर तुम्हें उसका बैड इफेक्ट भी पता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, समझो कि जब तुम्हें उस चीज़ की, तुम्हें बैड चीज़ भी पता है, मतलब तुम कोई काम कर रहे हो, उसका तुम्हें एक और पता है कि मैं ऐसे कर रहा हूँ या मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं कोई, मैं जो अभी बता रहा था ना, उसमें मेरा एक कॉल आ गया था, तो मैं कॉल उठाने चला गया, तो जिसकी वजह से मेरा वर्ड्स का डिसबैलेंस हो गया, ठीक है। तो तुम उसको माइंड मत करो, तुम मेरे फोकस पे रहो, तुम जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो, ठीक है। देखो, बीइंग अ स्मोकर फॉर एग्जाम्पल इज अ डिसोनेंट। तुम स्मोकर हो तो ये डिसोनेंट है, मतलब तुम कुछ ऐसी चीज कर रहे हो जो कि नेगेटिव है, ठीक है। एंड इट कॉन्फ्लिक्ट्स विथ योर एविडेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस मतलब तुम वो काम कर रहे हो, तुम्हें पता है, पर वो काम गलत है, ये भी तुम्हें पता है, तो ये क्या कर रहा है, तुम्हारे थॉट्स के साथ खेल रहा है, तुम्हारे कॉग्निटिव एबिलिटी के साथ खेल रहा है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, दोनों लड़ रहे हैं कि देख भाई तू कर तो रहा है, मजे तो आ रहे हैं, पर इसका हार्मफुल इफेक्ट भी है, तो तुम्हारे दोनों थॉट्स तुम्हें पता है, तो एक तरीके से क्या कर रहा है, तुम्हारे माइंड में कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा कर रहा है, ठीक है। तो भाई अब देखो, कॉग्निटिव डिसोनेंस तो तुम्हें पता लग गया होता क्या है। तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, जैसे रिसर्च क्या कहती है। रिसर्च हैज शोन दैट अ कॉग्निटिव डिसोनेंस इज मोस्ट पेनफुल फॉर अस व्हेन वी एनकाउंटर फैक्ट्स और एविडेंस दैट destabilize or conflict with how we see ourselves, that undermine our identity and confidence in ourselves, that make us feel one way threatened। अब देखो, तुम कुछ सोचो यार, तुम उस स्मोकर वाले का एग्जांपल लो, देखो मैं बताता हूँ। तुम स्मोकर हो, ये तुम्हारी डिसोनेंसी है, और तुम्हारे वो थॉट्स के साथ एविडेंट है कि भाई तुम जानते हो कि हाँ भाई मैं ये काम करूंगा तो ये काम गलत है, तो तुम अपने कॉन्फ्लिक्ट के साथ खेल रहे हो, दो चीजें एक साथ दिमाग में चल रही हैं, तो अब ये तुम्हें और ज्यादा थ्रेटन करेंगी और तुम्हें ज्यादा डराएंगी कि भाई जो मैं कर रहा हूं ना वो गलत है, ठीक है। अब देखो, अब जो डेली स्मोक करता है उसको भले ही पता हो उसका क्या रिजल्ट है, बट मान लो कि अगर तुम्हें उस चीज का तुम्हें बैड इफेक्ट नहीं पता, कोई और एग्जांपल ले लो कि तुम्हें उस चीज का बैड इफेक्ट नहीं पता कि वो काम करने से क्या बैड इफेक्ट है, तो तुम उस काम को करोगे बिना किसी दिक्कत के। बट अगर तुम्हें उस काम का बैड इफेक्ट पता हो तो तुम्हें और अंदर से डर पैदा होगा कि भाई मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, जब इसमें ये चीज़ है, इसमें ये फैक्ट है, इसमें ये इफेक्ट है, इसमें ये कॉज है, ये इसमें गलत नेगेटिव चीज़ें हैं, तो मैं काम क्यों कर रहा हूँ। बात तो ये आता है ना, हम जितनी बार करोगे ना उतनी बार तुम्हारे दिमाग में सेंसेशन, उतनी बार तुम्हारे दिमाग में कॉग्निटिव एबिलिटी आती, कॉग्निटिव थिंकिंग आती रहेगी कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। तो इतना कुछ बता दिया ना, इतना कुछ तुम्हें वापस सुनना है, ठीक है, सारी चीज़ों को वापस सुनना है, वरना कालिया आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, वी वुड रेदर बी डेड देन रॉन्ग। इसका मतलब भाई देखो, बहुत कुछ बड़ा कह रहा है ये। अब भाई बड़ा शब्दों में है, वैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत आसान है। देखो, वी वुड रेदर बी डेड देन रॉन्ग, मतलब या तो तुम खत्म हो जाओ या तो तुम रॉन्ग मत हो कभी जिंदगी में, ठीक है, समझ में आया। कभी जिंदगी में ना कभी किसी को गलत ओपिनियन नहीं देना, अगर ओपिनियन दे रहे हो तो एकदम सही दो, अगर नहीं दे रहे हो तो मत दो भाई। देखो, मरने से बढ़िया है वो काम ना करो, ठीक है। देखो, अभी जो ये टॉपिक मैंने बताया ना, इसको मैं आसान भाषा में तुम्हें समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो एंड द अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट इलियट एरनसन, याद रखना भाई, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट इलियट एरनसन क्या बोलते हैं, हु स्टडीड दिस फिनोमेना, जिन्होंने एक फिनोमेना स्टडी किया, फेमसली असेंबल्ड डिस्कशन ग्रुप ऑफ ए पॉम्पस एंड डल पीपल। उन्होंने एक ग्रुप बनाया, जीडी, जैसे जीडी लेते हैं, वो किसका लिया, डल लोगों का और पॉम्पस, जो मतलब बहुत चिड़चिड़े हैं या बहुत खुश हैं और डल भी हैं साथ में, ठीक है, उन लोगों का एक पैनल बनाया, एक ग्रुप बनाया, ठीक है। एंड देन सम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वर मेड टू एंड्योर ए ऑडियंस सिलेक्शन प्रोसेस। उनमें से कुछ पार्टिसिपेंट्स जो जीडी उन्होंने सेलेक्ट किया था, कुछ लोगों को जो सेलेक्ट किया था, उनमें से कुछ पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट किया था विद विग्रस ट्रेनिंग, इंटरव्यू एंड फलाना ढिमकाना, ठीक है, समझ रहे हो। और ऑन द अदर हैंड कुछ लोगों को ऐसे सेलेक्ट किया था कि भाई बस तुम आ जाओ, तुम्हारी बस काम है, तुम आ जाओ, मतलब कोई उनका इंटरव्यू, कोई रिग्रेस टेस्ट कुछ भी नहीं हुआ भाई, ठीक है।
तो इनसे उनको ये पता लगाना था कि एक्चुअली में होता क्या है। तो they were who were given the run around reported enjoying the group far more than the ones who were simply let in। देखो अब तुम्हें एक चीज समझ में आएगा कि जब उनको अंदर बुलाया गया ना, किसी चीज में सेलेक्ट किया गया, तो उसके अंदर ये देखा गया कि जिन लोगों को ना मतलब एक रिगरस इंटरव्यू, सिलेक्शन, बोर्ड प्रोसेस, ये सब सारी चीजों से गुजार करके लाया गया ना, वो एक बार अंदर जाने के बाद बहुत खुश है। पर जिन लोगों को ऐसे ही बुला ले गए, भाई तुम आ जाओ, काम करना चाहे नहीं करना तुम आ जाओ बस, ठीक है, तो उनका ना माइंड से इतना कोई था नहीं कि भाई मैं काम करूंगा या नहीं करूंगा, मतलब ठीक है भाई चल रहा है तो चल रहा है वरना नहीं चल रहा है। पर उन्होंने आफ्टर सम टाइम ये देखा कि वेन एवर वी इन्वेस्टेड अ टाइम, मतलब अगर हम जिस चीज़ में सेलेक्ट हुए, जिस चीज़ में सेलेक्ट होना चाहते हैं, मतलब इंटरव्यू दिए या बोर्ड प्रोसेस या जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं, वो अगर हम देते हैं, तो अगर किसी चीज़ में हम मनी, एनर्जी, इन सब चीज़ों को लगाते हैं, तो इट्स एंड अप बीइंग कंप्लीट विद अ वेस्ट ऑफ टाइम। तुम देखते हो अगर वो कभी जैसे ये देखो ये सेंटेंस मैं तुम्हें वापस बताता हूँ क्या है, क्या कहना चाहता है कि जिस चीज़ में हम टाइम, पैसा, समय, अपना कुछ स्किल लगाते हैं एंड उसमें उस चीज़ में हम सेलेक्ट हो जाते हैं तो हमें खुशी होती है, सही बात है। पर जिन लोगों ने वो चीज़ नहीं लगाई है तो उनके लिए तो कोई बड़ी बात है नहीं, चाहे वो सेलेक्ट हो चाहे ना हो, चाहे आज बाहर निकाल दो, उनको क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। सो इससे क्या पता लगा, इससे ये पता लगाना था कि अगर हम कोई चीज़ में अपने मन से सेलेक्ट होते हैं, अपने मन से हमने इंटरव्यू देते हैं, उस चीज़ में सेलेक्ट होते हैं, तो क्या होता है कि अगर उसमें हमारा टाइम वेस्ट भी हो रहा है ना, तो भी हम जस्टिफाई करते हैं कि वो टाइम वेस्ट ना कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, जो मेरा वीडियो देख रहा होगा डीयू का भी होगा, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डीयू के पर्सपेक्टिव से हम लेके चलते हैं। तो बहुत सारी कॉलेज सोसाइटीज़ हैं, ठीक है भाई, डीयू में ना बहुत कॉलेज सोसाइटीज़ हैं, इतनी कि भाई ड्रामा, फैशन, डांस, हर चीज़ की कॉलेज सोसाइटी है। अब तुम देखो, मान लो कि तुम उस चीज़ सोसाइटी में एक इंटरव्यू प्रोसेस, एक सिलेक्शन बोर्ड, जीडी, ये सारे क्लियर करके तुम उस बोर्ड में एंटर कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तुम जब एंटर किए ना, तो तुम्हें शुरुआत के कुछ दिन बढ़िया लगेंगे, उसके बाद जब तुम काम करना शुरू करोगे तो तुम्हें लगेगा यार ये तो टाइम पास करा रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं। पर तुम अपने आप को क्या जस्टिफाई कराओगे, या सामने वाले को क्या जस्टिफाई कराओगे, जिसके पास कोई सोसाइटी है उसको क्या जस्टिफाई कराओगे कि यार ये तो बहुत बढ़िया है यार, तू भी ज्वाइन कर, मतलब इसके अंदर बहुत काम होता है, ये वो फलाना ढिमकाना, मतलब ये लाइफ ग्रोथ, ये अपॉर्चुनिटी, ये सब सारी चीज़ें आएंगी तुम्हारी लाइफ में, बट एक्चुअल में नहीं है, ये तुम्हें भी पता है, ठीक है। सो समझ में आया ना तुम्हें मैं कहना क्या चाहता हूँ कि तुम्हारा जिस चीज़ में टाइम वेस्ट हो रहा है ना, अगर तुमने उसमें मेहनत की है और तुम उसमें अंदर घुस गए और वो काम कर रहे हो, जब तुम उसके अंदर तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो तुम दूसरे या सामने जो तुम्हारा आदमी है उसको तुम क्या बताओगे, ये बताओगे कि मेरा उस चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, उसको जस्टिफाई करते रहोगे मेरा इस चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, बट जिसकी वजह से तुम्हारे माइंड में डिसोनेंस क्रिएट होगा, ठीक है, विच वी ट्राई टू रिड्यूस बाय फाइंडिंग द वे ऑफ जस्टिफाई आवर बैड डिसीजंस। अपने आप तुम्हारा जो भी बैड डिसीजन है उसको तुम जस्टिफाई करने में टाइम लगाओगे, ये चीज़ कहता है। Hours and participants focused on unconsciously on what might be interesting are least bearable of being a part of deliberately boring group. The people who had invested little effort, जिन लोगों ने कम एफर्ट लगाया था या जिनको फालतू में बुला लिया गया था कि भाई आ जाओ काम कर लेंगे, भाई सोसाइटी ज्वाइन कर लो, बाद में देखा जाएगा जो होता है, तो उसमें यह देखा गया कि the people who are not invested a much time or little effort in joining therefore had a less dissonance to reduce। मतलब उनके पास कोई भी डिसोनेंस नहीं था, किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं था कि भाई हमने ज्वाइन कर लिया ये रिग्रेट है, उनके पास रिग्रेट नहीं था। रिग्रेट किसको था, जिन्होंने मेहनत करके जो घुसा उसको रिग्रेट था, जो बिना मेहनत करके घुसा उसको कोई रिग्रेट नहीं है, ठीक है, कि मैं ज्वाइन कर लिया तो मेरे फायदे के लिए है, मैं ज्वाइन हूँ बहुत फ़ायदा है मेरे लिए, ऐसा कुछ है बात नहीं है कि मेरे फायदे के लिए नहीं है, मतलब नहीं भी करा रहे कोई काम वो तो मैं वैसे भी नहीं करता, ये वाली बात हो जाती है कि मेरे को ले लिया मैं तो वैसे भी काम नहीं करता और हो भी नहीं रहा है काम, ठीक है। Then the reduce and the more readily admitted what the time waste had been। उनको कोई भी टाइम वेस्ट लेना देना फनाना ढिमकाना है ही नहीं। मतलब देखो तुम सीधा सीधा समझो कि भाई मतलब जिस चीज़ में तुम टाइम लगा रहे हो अपना, जिस चीज़ में इंटरव्यू दे के घुस रहे हो, उस चीज़ में शुरुआत में तुमको बहुत बढ़िया लगेगा, पर आफ्टर सम टाइम तुम्हें भी पता है अंदर की कहानी कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। सो गेट माई पॉइंट। एंड देन
जो लोग को ऐसे बुला लिया जाता है किसी काम में, वॉलंटरी, जैसे वॉलंटरिंग होता है, वॉलंटरी भाई जिसको मन में आता है कोई भी कर दो। तो वॉलंटरी में क्या है, अगर हो वॉलंटरिंग तो भी सही है, ना हो तो भी सही है, तो उनका तो कोई हुआ नहीं मतलब, ठीक है। तो उनको काम में अगर मन लग रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं लग रहा तो भी कोई बात नहीं है। पर तुम लोग तो जिनका मन नहीं था वो इंटरव्यू दे के भी अंदर अंदर, अगर तुम अंदर घुसे हो तो बहुत बढ़िया ये बात है कि भाई मैं घुस गया, अब मेरे से काम नहीं हो रहा वो, ठीक है। गाइस अभी हमने एक टॉपिक कर चुका है, अभी हमारा दूसरा टॉपिक है, तो सुनो उसको। वी वोंट लिसन टू द अदर साइड। अब भाई 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 ये तुम्हारे लिए ही है, ये हर उस क्लास 12th 11th 10th वाले बच्चे के लिए है, तुम समझ जाओ बस। तुम्हें कभी दूसरा साइड देखना ही नहीं है, ठीक है। अगर तुम कुछ कर रहे हो सोशल मीडिया पे जो कि बहुत डिफरेंट हो, मतलब तुम्हारे दोस्त वो नहीं कर रहे हो, तुम्हारा इन्वायरमेंट वैसा ना हो, पर वो तुम काम खुद कर रहे हो, ठीक है, तुम्हें कोई बोलने वाला नहीं है, और तुम दूसरे लोगों से जो तुम्हारे आसपास के लोग नहीं है, जिसको तुम नहीं जानते, तुम आसपास जो भी तुम्हारे इंस्टाग्राम वगैरह से इन्फ्लुएंस होकर तुम कुछ काम कर रहे हो और तुम्हारे दोस्त वो सब नहीं कर रहे, तो भाई टेंशन लेना छोड़ दो। तुम्हारे दोस्त कुछ भी कहे, तुम्हें पैरासाइट, कुत्ता, कमीना, जो तुम्हें बोले, बोलने दो। क्योंकि एक बार तुम्हें ना वो काम करोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई मैं क्या कर रहा हूँ यार, मेरे दोस्त भी इतना ग्रेट एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेरे दोस्त मेरी बात नहीं, मेरे सब है नहीं मेरे पास। पर तुम वो काम तब तक करते रहो जब तक तुम्हें उस चीज़ की माइलस्टोन ना मिल जाए। जैसे देखो मेरा माइलस्टोन क्या है, मेरा माइलस्टोन है कि मुझे 2025 में कुछ मतलब करना है यार, मेरी लाइफ में एडवेंचरस चीज़ें पहले भी हुई हैं और मुझे ये भी साल एडवेंचरस बनाना है, तो मुझे बहुत चीज़ें करनी है। मैंने यूट्यूब भी इसीलिए शुरू किया ताकि मैं तुम्हें भी ज्ञान दे सकूं, खुद भी ज्ञान ले सकूं, और साथ 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 मेन पर्सपेक्टिव क्या होता है भाई, यूट्यूब तुम्हारा वो क्या नाम है, जो तुम्हारा प्ले बटन होता है वो भी चाहिए। और भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, तुम्हारे सब्सक्राइब की वजह से ही मुझे प्ले बटन मिलेगा, ठीक है। और मुझे प्रूव करना है अपने मम्मी पापा को कि भाई व्लॉगिंग में करियर है, इस चीज़ में करियर है, ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, लाइक तुम्हें सब करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए कि अदर साइड वाली हम बात कर रहे थे, तो तुम्हारे दोस्त कुछ भी कहें, किसी भी कंपनी में तुम ये चीज़ देखते होगे कि कोई कंपनी खुलती है, शुरुआत में बड़ा ही उसको नेगेटिव वगैरह ये सब चीज़ें मिलती हैं, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव कमेंट्स एंड ऑल। तुम्हें उस चीज़ को नहीं देखना भाई, एक पल के लिए भूल जाओ, ठीक है। अब मान लो कि तुम्हें उस चीज़ में नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिव मिल रहे हैं, तो तुम समझ जाओ, एक तरीके से तुम ये भी समझो ना कि अगर कोई तुम्हारे वीडियो पे नेगेटिव कमेंट कर रहा है या तुम्हारे वीडियो को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो तुम ये भी इससे मन में वो लाओ कि भाई अगर ये वीडियो को क्रिटिसाइज कर रहा है या 4 गालियां दे रहा है मेरे उसको, तो तुम ये समझो कि आखिर वो बंदा किसी भी पर्सपेक्टिव से, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, तुम्हारे बारे में सोच रहा है। उसने कमेंट उसका तुमने अगर 15 सेकंड भी ले लिया ना एक कमेंट लिखवाने में, तो तुम समझ जाओ तुम 15 सेकंड के लिए उसके दिमाग में हो। भले ही तुमने 4 लोगों की गालियां खाई, उन 4 लोगों के तुम दिमाग में हो, 4 लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, भले ही नेगेटिव हुआ, ठीक है, वो मैटर नहीं कर रहा। तुम्हें बस ये देखना है कि वो आदमी तुम्हारे बारे में याद रखे, तुम्हारे बारे में जानकारी रखे, भले वो नेगेटिवली क्यों ना रखे। 4 लोग आज मजाक उड़ाएंगे ना, 4 लोग कल को तुम्हारी ही पूजा करेंगे, समझ में आया। इसलिए फोकस ऑन यू, जो तुम्हारा काम है उसको तुम अंजाम दो, मतलब भाई तुम समझ रहे हो, मकसद देना नहीं भाई, मकसद देना नहीं, मकसद वाला काम नहीं करना भाई, मकसद वाला काम नहीं करना। तुम्हें करना है हर काम को अच्छे से, जो भी तुम्हारा पर्सपेक्टिव है उसके तुम्हारा चलना है, और लोगों को बोलने दो यार, लोगों का काम है बोलना, ठीक है, यही इसमें समझा रखा है। एंड अपने गोल के लिए जिद्दी रहो, ठीक है। जैसे मेरा गोल है, मैं अपने गोल के लिए जिद्दी हूँ। मैं भले ही आज एनसीसी से आया हूँ पूरा रगड़ा परेड सब कुछ करके, पर मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ ना, दैट्स द मेन थिंग। तुम्हारे अंदर तो वो जज्बा, तुम्हारे अंदर वो गोल होना चाहिए काम करने का। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है आगे हमारा टॉपिक है कि हाउ टू बिकम अ लीन इन पर्सन। अब भाई ये मेजर टॉपिक है, हाउ टू बिकम अ लीन इन पर्सन। अब भाई लीन इन पर्सन बनोगे कैसे तुम? देखो 2 तरह के, मैं तुम्हें बताया था ना इस चैप्टर में हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, लीन इन एंड लीन आउट। तो देखो लीन इन पर्सन वो होता है जो उस काम को करने में पूरी अपनी भक्ति भावना सब लगा देता है, एंड लीन आउट पर्सन वो होता है जो उस काम को करने में कुछ भी नहीं लगाता, कि हो जाए तो ठीक है, ना ही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर लीन इन उस काम को अंजाम देता है आखिरी दम तक कि भाई मुझे काम करना ही करना है। समझ में आया, ये वाली बात है। तो वंस द कोट गिवन बाय एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर मिकेल सिमंस, if someone is 40 years old today, the rate of change of expectancy in 2040 where they were 60 will be 4 times what is now, and what feels like a year's worth of change by the today's
standards will occur in 3 months. Will someone who is 10 and today is 60 their experience a year of today rate of change in just 11 days? भाई तुम इंग्लिश पे मत जाओ, मैं तुम्हें हिंदी में समझाता हूँ. देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पापा हैं, आज 40 साल के हो गए, मैं मान लेते हैं 40 साल के हो गए. तो अब भाई उन्होंने पिछले 40 साल की इन्वेंशंस इनोवेशन सब देखी, करेक्ट. अब मान लो कि मैं 40 साल बाद पैदा हुआ, फॉर एग्जाम्पल मान लो, या तुम 40 साल बाद पैदा हुए, तो तुम्हारे लिए वो सारी इन्वेंशन तुम 2 या 3 दिन में देख लोगे कि नहीं. तो अगर मेरे पापा को 40 साल लगे उस चीज़ को गो थ्रू होने में, उस चीज़ को समझने में, और तुम वो चीज़ 3 दिन में समझ रहे हो, तो इससे भी तो एक वो होता है कि देखो पापा लोगों को टाइम कम मिला तो वो उस चीज़ में लीन आउट थे. मतलब अब उनके लाइफ में धीरे धीरे हर चीज़ ब्लॉगिंग ये सब आई. अगर उनके टाइम में भी आती तो वो भी लीन इन करते इस चीज़ में, पर उनके समय में लेट आई. और अब जब आई तो उनकी एज नहीं है, उनका वो नहीं है पर्सपेक्टिव, उनका वो गोल नहीं है करने का. तो जिस समय के लिए जो चीज़ अवेलेबल होती है ना, आदमी उस चीज़ में लीन इन होता है, और जिस समय के लिए जो चीज़ अवेलेबल नहीं होती उसमें लीन आउट होता है. समझ में आ गया? इट्स जस्ट सिंपल एज दैट. इट्स जस्ट सिंपल एज दैट. भाई थोड़ी बहुत इंग्लिश इधर उधर हो जाती है, तुम इग्नोर करो, तुम मेन कंटेंट पे ध्यान दो, ठीक है. में कोट है जो कि इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, तो तुम्हें भी इंग्लिश में ही समझना है, ठीक है. तो मैं तुम्हारा भी एक होमवर्क है, जो मैं समझाता हूँ उसको तुम्हें इंग्लिश में भी समझना है, हिंदी में भी समझना है, ठीक है. तो इंग्लिश वाला मैं अभी पढ़ने जा रहा हूँ, सुनो. चेंज इज ओनली गोइंग टू गेट फास्टर, सो एक्सपेक्ट योर फीलिंग्स ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस, द फीलिंग दैट समथिंग डजंट मेक सेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स विद व्हाट यू ऑलरेडी नो टू इंक्रीज. समझ में आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हें समझ के कमेंट डाउन करना है कि इससे क्या समझ में आया, वो भी हिंदी में, ताकि मुझे भी समझ में आए. अरे यार मुझे आ चुका है पर तुम लिखोगे, ठीक है. चलो आगे हमारा टॉपिक, द लॉ यू मस्ट लीन इन बिहेवियर. भाई अब तो ये जो टॉपिक है ना भाई, मतलब ये तुम्हारा हेडिंग था लॉ 5 का, याद करो. जो पहला लाइन मैंने बोला था इस वीडियो में वही है ये सेम. अब देखो लीन इन का मतलब कैसे होता है, मैं तुम्हें थोड़ा क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ, जैसे बुक में बहुत अच्छे तरीके से, तो मैं तुम्हें वही बताता हूँ. व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड लीन इन मोर, जब तुम्हें कोई चीज़ समझना है उसके अंदर ज़्यादा घुसो. जब तुम्हारे कोई इंटेलिजेंस के ऊपर चैलेंज करे तुम उसके अंदर वापस घुसो, तुम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो. जब तुम्हें कोई स्टूपिड फील कराए ना तो उसके अंदर ज़्यादा घुसो, अपने आप की स्टूपिडिटी हटाओ, अपने आप की डमनेस हटाओ, अपने आप की डलनेस हटाओ, ठीक है. जब तुम्हें कोई छोड़ के चला जाए, जब तुम्हारा हार्ट ब्रेक हो जाए, चंद से जो टूटे कोई सपना, ऐसा तुम्हारा अगर कोई होता है सीरियस, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ना है और लीन इन करो कि भाई वापस से इस बार पटाओगे तो बढ़िया पटाओगे, इस बार तुम्हें लव ढूंढना है, ठीक है, अच्छा वाला लव ढूंढना है, ठीक है. अब भाई तुम्हें ना मेरे एडवाइसेस को ऐसे नहीं लेना भाई, एकदम गहराई से सोचो. डोंट ब्लॉक द पीपल यू डोंट एग्री विथ. तुम उन लोगों को ब्लॉक मत करो जिससे तुम्हारा एग्री नहीं होता, जिससे तुम्हारी बातें नहीं होती, जिससे तुम्हारा नेगेटिव माइंडसेट थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट करता है माइंडसेट में, ठीक है. तुम उसको ब्लॉक मत करो, उसके जैसे और 4 लोग पाल लो. इससे क्या होगा ना, तुम उन 4 लोगों का पर्सपेक्टिव समझ जाओगे ना, तो तुम अपने आप अंदर वो चीज़ें लाओगे कि हाँ भाई इनका अगर 4 लोगों का ये कहना है तो इन 4 लोगों को मिला के मैं कोलैबोरेटिव क्या सोच सकता हूँ. अगर कोलैबोरेटिव मैं कुछ अच्छा सोच दिया जो इन 4 लोगों से बिल्कुल अलग है, तो तुम्हारे लिए बढ़िया ही है ना. तुम उन 4 लोगों से अलग हो गए, उन 5 लोगों से अलग हो गए, उन 10 लोगों से अलग हो गए, तुम 140 करोड़ पॉपुलेशन से अलग हो गए और तुमने उनकी कोलैबोरेटिव सोच समझ ली उस पर्टिकुलर टॉपिक पे. समझ में आया? सो उन लोगों को हटाओ नहीं, उन लोगों को अपनी लाइफ में और लाओ ताकि तुम उस चीज के फियर को हटा सको. एट द एंड कम्स हियर, ठीक है. तो एट द एंड हमारे पास बहुत सारे थॉट्स है, तो तुम वो सुनो, इस बुक में भी लिखे हुए हैं. टेकिंग नो रिस्क विल बी योर बिगेस्ट रिस्क. भाई अगर तुमने लाइफ में रिस्क नहीं लिया, तुम्हारे लाइफ का सबसे बिगेस्ट रिस्क ये होगा, रिग्रेट भी तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा यही होगा, ठीक है. यू हैव टू रिस्क फेलियर टू सक्सीड. मतलब तुम्हें अपना कभी कभी फेल होना भी जरूरी है, तभी लाइफ में सक्सेस मिलती है. सही बात है कि नहीं? अरे मिलती है यार, तुम लाइफ में कभी तो फेल होगे तभी तो तुम्हें सक्सेस मिलेगी. अब कल को तुम्हारे किसी पेपर में 80 में से 0 नहीं आए तो तुम्हारे किसी पेपर में 80 में से 80 कैसे आ जाएंगे. इसलिए 0 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन लाइफ. तुम्हारी लाइफ में बैक स्टैंडर्ड भी बहुत हेल्प करता है तुम्हें अप स्टैंडर्ड करने के लिए, अप स्केल करने के लिए, क्योंकि जब तक तुम उस चीज से बिल्कुल गए गुजरे नहीं होगे ना तब उस चीज में अपलिफ्ट नहीं होगे. फॉर एग्जाम्पल मेरा क्या फियर है अभी सबसे, मेरा है ना, जो जैसे अब मेरी जनरेशन है कि सब इतना कुछ इंग्लिश गाने, मैं ये सब इतना नहीं सुनता, तो जनरेशन क्या मैं ही नहीं सुनता,
तो मेरा क्या ये रहता है ना कि जो लोग सुन रहे हैं, क्योंकि लोग उनको कूल समझते हैं, तो जो लोग सुन रहे हैं, मैं उनका माइंडसेट मैच करूं और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अपस्केल करूं। जब मैं उनके अकॉर्डिंग करूंगा तो मैं उनके लीग में घुस जाऊंगा, और जो मेरा पिछला लीग है, जो पुराना लीग है, वो पीछे छूट जाएगा। तो ऑफ कोर्स मैं अपने आप को अपस्केल तो कर रहा हूँ, किसी साइड से तो अपस्केल कर रहा हूँ, भले ही मुझे ज्यादा लेना देना ना हो उस चीज से, ठीक है। यू हैव टू रिस्क हार्ट ब्रेक टू लव। अरे भाई ये अभी हम पढ़ के आ रहे हैं पिछले वाले में। चलो अभी देखो, इसका मतलब ये है कि तुम्हें हार्ट ब्रेक को रिस्क करना पड़ेगा। मतलब हार्ट ब्रेक हो कोई बात नहीं, चलेगा, हार्ट ब्रेक होना चाहिए, ठीक है, तभी तुम्हें सच्चा प्यार एक दिन मिलता है, इस बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है। सो गहरी बात है। यू हैव टू रिस्क क्रिटिसिज्म फॉर द अप्लॉज। अब भाई देखो, कोई तुम्हारी 4 आलोचना करे, आलोचना मतलब तुम्हारे बारे में कुछ गलत बोले, ठीक है, अब तुम आलोचना सुन के ऐसे वो हो रहे होगे, तो भाई मैंने 12th तक हिंदी पढ़ी है, ठीक है, सो समझ जाओ। तो तुम्हारा, अगर तुम अपने क्रिटिसिज्म को रिस्क पे डालोगे ना, 4 लोग तुम्हारे में गंदा कमेंट डालेंगे, तो ये तुम्हारी एक दिन तालियों में मदद करेगा। मैं क्या बोला, नेगेटिव मोटिवेशन भी एक तरह का मोटिवेशन होता है, ठीक है, पॉजिटिव तो है ही है, नेगेटिव मोटिवेशन भी एक तरह का मोटिवेशन होता है। यू हैव टू रिस्क द ऑर्डिनरी टू अचीव द एक्स्ट्रॉर्डिनरी। अब भाई जो तुम ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हो, फॉर एग्जाम्पल तुम डेली सो रहे हो, ये तुम्हारा बेड है, तुम डेली सो रहे हो, डेली खाना खा रहे हो, डेली ये काम कर रहे हो, ऑर्डिनरी अगर तुम चीजें करोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। ऑर्डिनरी चीजों को डालो रिस्क पे। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें खाना नहीं आता, होटल में कैसे खाते, 5 स्टार होटल में जाओ, बैठो, एक दिन खाओ, तुम्हें एक दिन से पता लग जाएगा तुम्हें कैसे खाना है। तुम सीखोगे, 4 लोगों को वहां पे देखोगे ना, तो तुम खुद सीख जाओगे। तो जब तक तुम ऑर्डिनरी चीजों को रिस्क पे नहीं डालोगे ना, तब तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं होने वाला। फॉर एग्जाम्पल मैं एनसीसी में हूं, नॉर्मल आदमी चलता है, ऑर्डिनरी है, मैं उस ऑर्डिनरी चलने के तरीके को एनसीसी के थ्रू मार्च पास्ट ड्रिल इन सब चीजों में कर रहा हूं, तो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में स्किल को एनहांस किया ना। ऑर्डिनरी लोगों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे बनाया कि भाई मैं वो काम नहीं करता था, मैंने वो काम सीखा, अब मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूं। किसी चीज में तो एक्स्ट्रा हो गए, इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना बहुत जरूरी है लाइफ में। देन इफ यू लिव अवॉइडिंग रिस्क, इफ यू लिव अवॉइडिंग रिस्क, यू आर रिस्किंग मिसिंग आउट ऑफ द लाइफ। भाई अब देखो, अगर तुम लाइफ को कभी रिस्क पे नहीं डालोगे ना, तो तुम अपने पूरी लाइफ रिस्क में रहोगे, पूरी लाइफ अपने अच्छे से नहीं जी पाओगे। इसलिए लाइफ को रिस्क में डालना बहुत जरूरी है। तुम्हारे पेरेंट्स बोलते होंगे भाई मेरा बच्चा सेफ हो, मेरा बच्चा एक सरकारी नौकरी ले ले, अच्छे से काम करे, एकदम मेरे लिए प्रतिष्ठा भावना। पर एक बात याद रखना, ठीक है तुमने वो कर लिया, तुमने अपने सैक्रिफाइसेस मारे, रिस्क लिया, तभी तुम वो बने, मैं कुछ नहीं बोल रहा इसमें, बट जब तक तुम और चीज़ों को, अपने आसपास की चीज़ों में जो चीज़ें हो रही हैं उसके अंदर जब तक तुम नहीं जाओगे ना, उसके अंदर जब तक तुम रिस्क नहीं लोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तब तक तुम वही सेम लेवल पे चलते ही रहोगे, सेम स्केल पे चलते ही रहोगे, ठीक है। तो हमारा खत्म हो गया लॉ 5 एंड अब आएगा लॉ 6 आफ्टर सम डेज, मतलब 2-3 डेज, क्योंकि मेरे को पढ़ना भी होता है, देन मैं तुम्हें समझाता हूँ, और फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं देख के भी बोलनी होती है, नीचे कंटेंट भी लिखा रहता है बहुत सारी चीज़ों में। सो आई मीट यू ऑन आई गेस फ्राइडे, क्योंकि मेरा वेडनेसडे मैच है बैडमिंटन का एट SRCC, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, एशियाज बेस्ट कॉमर्स कॉलेज। सो मुझे नहीं मिल पाया क्योंकि मेरे नंबर कुछ कम रह गए थे, सीरियसली बता रहा हूँ भाई, पर कोई बात नहीं, हम खेलने जाएंगे। आई हैव स्पोर्ट्स, मैंने स्टेट लेवल, नेशनल लेवल भी रिप्रेजेंट किया है बैडमिंटन में, एंड मैं उसी की वजह से अब खेलने जाऊँगा। मैं अभी कुछ दिनों से नहीं खेल रहा हूँ, क्योंकि जब से यहाँ पे आया हूँ दिल्ली में, कोर्ट बहुत महंगे हैं एंड बहुत कॉस्टली है। सो इफ़ एनीवन हैज़ बेटर कोर्ट इन योर एरिया, अगर सस्ते हैं तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा नंबर है 9876818940। सो बाय बाय, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।